वेलकम टू माय चैनल। अब श्रीकादिया चैप्टर नंबर 9 आज हम स्टडी कर रहे हैं। बुक हमारी एज यूजुअल एज यू नो 8th स्टैंडर्ड की ये बुक यहाँ पर चल रही है और जंतुओं में जनन चैप्टर नंबर 9 हम कर रहे हैं। ये बुक जो है वो NCERT की बुक है, IBC की बुक नहीं है। NCERT साइंस की क्लास 8th की और चैप्टर नंबर 9 जंतुओं में जनन। अब यह कहेंगे हम कि जनन व्यक्ति को अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जो जंतु हैं वो क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे जनन की विधियों से। जनन की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन की हम बात करें यहाँ पर, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, पौधे में नर और मादा भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के बारे में बता सकते हैं? तो हमने पढ़ा था यहाँ पर ये दोनों भाग मिलके हमारे क्या बनाते हैं, युग्मनज का यहाँ पर निर्माण करते हैं और वो युग्मनज जो है वो डेवलप होकर जीव का यहाँ पर निर्माण करता है। तो इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है वो क्या कहलाते हैं, लैंगिक जनन यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने पौधों में पढ़ा था पुंकेसर और स्त्रीकेसर, और जो सजीवों के लिए यहाँ पर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था शुक्राणु और अंडाणु। हम बात करेंगे यहाँ पर नर जनन में एक जोड़ा वृषण होता है। ठीक है, 2 शुक्राणु नलिकाएं और एक शिशन यहाँ पर होता है। वृषण नर जो है वो युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम कहते हैं शुक्राणु। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और यहाँ पर शुक्राणु का ये भाग दिखाया गया है। ये टॉप पॉइंट होता है जिसे हम सिर कहते हैं और ये बीच का भाग होता है और पीछे का ये भाग होता है जो कि पूंछ होता है और इसके जो गति में ये जो पूंछ है वो सहायता प्रदान करती है। शुक्राणु जो है, हर शुक्राणु में कोशिकाओं के सामान्यतः संगठन पाए जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि यह एकल कोशिका यहाँ पर होती है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया है वो नर जनन तंत्र का स्ट्रक्चर दिया है। ये शुक्राणु नलिकाएं हैं, यहाँ पर स्टेशन के माध्यम से यहाँ से वृषण बाहर निकलता है, सॉरी शुक्राणु बाहर निकलते हैं और ये आपके टेस्टिस यानी वृषण है। मादा जनन की बात करें तो यहाँ पर एक जोड़ी अंडाशय है यानी 1 और 2, 2 यहाँ पर अंडाशय हैं और अंडवाहिनी यहाँ पर है जिसे डिंब वाहिनी भी कहते हैं। ये गर्भाशय है, ये योनि द्वार है जिसके द्वारा यहाँ पर मादा युग्मक का निर्माण होता है। अंडाणु जो है, सॉरी, मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं। मानव यानी स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु और एक डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या है, एकल कोशिका है। ये बात यहाँ पर हमारी मुद्दे वाली है कि शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या है, एकल कोशिका यहाँ पर है। हम देख सकते हैं मानव अंडाणु की यहाँ पर इसमें केंद्र का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। ठीक है, शतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। यहाँ पर ये चीज हम देख सकते हैं। निषेचन की हम बात करेंगे तो जनन का वह प्रक्रम, पहला चरण जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं और निषेचन के जो परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो फोटो दिया है उसमें हम देख सकते हैं ये अंडाणु है। यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु जब इसमें एंटर करते हैं तो ये जो पार्ट है ये अंदर जाता है और ये पूंछ वाला पार्ट हटके बाहर निकल जाता है जिससे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये दोनों शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक संलयित होकर युग्मनज का यहाँ पर निर्माण करते हैं। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है और नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता के और कुछ अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं इसे आनुवंशिकता कहते हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है।
ऐसा मनुष्य में होता है, गाय, कुत्ते, मुर्गी, इन सब में आंतरिक निषेचन होता है। परख नली शिशु के बारे में आपने पढ़ा है, यहाँ हम देख सकते हैं। कुछ स्त्रियों की क्या होती है, अंडवाहिनियां अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो है वो ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे आईवीएफ यानी इन विट्रो निषेचन यानी शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन कहते हैं। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। इसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जो जन्म है वो सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परख नली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास परख नली में नहीं होता, वहां पर सिर्फ युग्मनज का विकास होता है। शिशु का विकास मादा के शरीर में ही होता है। अनेक जंतुओं में जो निषेचन की क्रिया है वो मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि किस किस की होती है। मेंढक या टोड पोखर तालाब मंद गति से भरने जैसे बहते झरनों की ओर जाते हैं। जब हम यहाँ पर देखेंगे कि नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा ये अपेक्षाकृत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। तो इस तरीके से मेंढक के अंडे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु जो है वो अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। मछली, स्टारफिश जैसे जो जलीय प्राणी है उनमें बाह्य निषेचन होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मछली और मेंढक जो है वो एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी जो है वो एक ही देती है। ऐसा क्यों? ऐसे जंतु जो सैकड़ों अंडे देते हैं, लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं हो पाता, तो वहां नया जीव नहीं बन पाता। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः अंड कोशिका एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा अंडे देते हैं, बाह्य निषेचन वाले जो जंतु यहाँ पर हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे एक एकल कोशिका किस प्रकार एक जीव बन सकता है, इसका हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे। तो भ्रूण का परिवर्धन किस तरीके से होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न उत्तकों अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ पैर इनका भी इसमें निर्माण होता रहता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अंड का उत्सर्जन हो रहा है और भ्रूण का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। भ्रूण की वह अवस्था जिससे शरीर सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ जो है वो नवजात शिशु को जन्म देती है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, पर मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी बच्चे को जन्म नहीं देती। ठीक है। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी से नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इससे नीचे बढ़ने के साथ साथ इन पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसा ही सुरक्षित परत यहाँ पर है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग कितना टाइम लगता है, 3 सप्ताह का समय उसमें लगता है।
आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठा देखा होगा, यानी मुर्गी क्या करती है, अंदर जो अपने अंडों के ऊपर बैठकर उस एग को एक सही टेम्परेचर पर गर्मी देती है, जिससे क्या होता है, उस चूजे का उसमें विकास होता है और पूर्ण विकास होने के बाद में वो कवच अपने आप फट जाता है और चूजा जो है वो बाहर निकल कर आ जाता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति होती है। आपने तालाब एवं झरने में मेंढक के अनेक टेडपोल तैरते हुए देखे होंगे। जरायुज और अंडप्रजक जंतु, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक कहलाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंडप्रजक और जलायुज में डिफरेंस। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग क्या है, अंडे नहीं देते। ये जो है पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो ऐसे जो जंतु हैं जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, जलायुज कहलाते हैं। शिशु से वयस्क, नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वो पूर्ण रूप से विकसित या वयस्क नहीं हो जाते। रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्मरण हमने किया था। अंडे से लार्वा बनता है, फिर उससे प्यूपा और उससे वयस्क बनता है। तो प्यूपा वाली जो लाइन होती है, इस टाइम में ही इससे रेशम का निर्माण किया जाता है। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का परीक्षण कर सकते हैं हम। यहाँ हम देखेंगे अंडे से क्या बनता है, टैडपोल यानी लार्वा, और उसके बाद क्या बनता है, वयस्क बनता है। टैडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों? किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे। उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम के कीट से बहुत बहुत अलग दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में टेडपोल या झिल्ली का, इसका इल्ली का बाद में क्या होता है, तो यहाँ हम देखेंगे अंडे से आरंभिक टेडपोल से बाद का टेडपोल, फिर उसके बाद में वयस्क मेंढक का यहाँ पर निर्माण दिखाया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है और छलांग लगा सकता है, तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल वयस्क में रूपांतरित हो जाता है, जिसे कायांतरण कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बच्चे थे और धीरे धीरे हम बड़े होते हैं। अलैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ा है। अलैंगिक जनन में नर मादा इनकी जरूरत नहीं होती है। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड यहाँ पर देख सकते हैं हम। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं यहाँ पर देख रहे हैं, और ठीक है, ये हाइड्रा में मुकुलन होता है और मुकुलन से ही हाइड्रा में जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। मुकुलन के बारे में हम ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड की क्लास में पढ़ चुके हैं। ईस्ट में भी मुकुलन हमने देखा था। हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाले ऊर्ध्व से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं, अलैंगिक जनन कहलाते हैं। हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमीबा में द्विविखंडन के द्वारा यानी केंद्रक के विभाजन के द्वारा यहाँ पर जनन होता है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें केंद्रक जो है वो दो भागों में विभाजित होकर जनन प्रक्रिया करता है। बाद में कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में केंद्रक बन जाता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतान की उत्पत्ति करता है, उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन, यानी अपने ही शरीर से उसने दो भाग बना लिए। तो मुकुलन और द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी है जो कि एकल जीव संतति जीवों यहाँ पर डॉली की यहाँ पर कहानी हम पढ़ेंगे। डॉली 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 आपकी भेड़ है भाई, डॉली और कोई नहीं है। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगी ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम उन्होंने रखा डॉली।
डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ और यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी जीव था। फिर डॉर्सेट और स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से मिलके यहाँ पर हम देख सकते हैं डॉली का निर्माण हुआ है। डॉलिन की क्लोनिंग करते समय फिर डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्रित की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्रित की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिर डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार जो उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटफिश ब्लैकफेस ईव को रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एक परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ। अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली जो है वो फेन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फेन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारी के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत से तो जन्म से पहले ही मर गए और कुछ की जन्म के बाद मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती है। ये आपका चैप्टर यहाँ खत्म है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पढ़ेंगे। जनन की यहाँ पर प्रजनन की दो विधियां पढ़ी है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। नर युग्म और मादा युग्म के संलयन द्वारा जनन जो होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय जो है वो अंडवाहिनी और गर्भाशय मादा के जनन अंग है। नर जनन अंग है वृषण, शुक्राणु नली और शिशन। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु या शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य जंतुओं जैसे मुर्गी, गाय, कुत्ते इत्यादि में होता है। वह निषेचन जो मादा शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मेंढक, मछली, स्टारफिश इसके उदाहरण हैं। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं, उसके बाद किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि और परिवर्धन होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके शरीर के सभी भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं गर्भ कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते जैसे जंतु शिशु को जन्म देते हैं तो उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें अंड प्रजक जंतु यानी अंडज कहते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जनन का वह प्रकार जिसमें एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में जनन मुकुलन के द्वारा होता है, ऐसा ही मुकुलन ईस्ट में भी होता है। इस मुकुलन को अलैंगिक जनन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे। सजीवों के लिए जनन महत्वपूर्ण क्यों है? अपनी संतति को बनाए रखने के लिए सजीव जनन करते हैं। निषेचन की प्रक्रिया में मादा के अंडज और नर के जो शुक्राणु बोलेंगे या जो भी है लार्वा, वो मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। आंतरिक निषेचन होता है, मादा के शरीर में होता है। मादा के शरीर से बाहर जो होता है उसे हम कहेंगे बाह्य निषेचन, उसे हम यहाँ पर कहेंगे। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा स्वयं विकसित होता है वयस्क में, वह क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपका आईएएस एग्जाम के लेवल में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक होती है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या एक होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम ट्रू और फॉल्स यहाँ पर देखेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। अंड प्रजक जंतु जो है वो विकसित शिशु को जन्म देते हैं? नहीं, अंड प्रजक जंतु अंडे को जन्म देते हैं। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका होती है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका होती है।
मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल सही है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है युग्मक कहलाती है। ये बात गलत है, भ्रूण से नए जीव का प्रारंभ होता है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, तो निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा जो है वो एकल कोशिका है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन नहीं करता है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है? नहीं, अलैंगिक जनन में निषेचन की आवश्यकता नहीं पड़ती, निषेचन लैंगिक जनन में होता है। द्विखंडक अलैंगिक जनन की एक विधि है, ये बिल्कुल सही है। मुकुलन द्विखंडन ये अलैंगिक जनन की विधि है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, ये बात बिल्कुल सही है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, भ्रूण एकल कोशिका का नहीं बना होता है, युग्मनज एकल कोशिका का बना होता है। यहाँ पर हमें डिफरेंस अलग अलग दिखाए गए हैं। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो मादा के उसमें गर्भाशय में भ्रूण का यहाँ पर रोपण होता है। कायांतरण यहाँ पर आपका क्या है कि कायांतरण में क्या होता है, लार्वे से जो प्रोसेस शुरू होता है और वयस्क में वहां पर रूपांतरित होना ही आपका कायांतरण कहलाता है। आंतरिक निषेचन, अगर भ्रूण का निर्माण मादा के अंदर हो तो आंतरिक निषेचन, और मादा के शरीर से बाहर हो तो उसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन कहते हैं। यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं, तो अंडाणु आपके कहाँ उत्पादित होते हैं? अंडाणु आपके उत्पादित होते हैं अंडवाहिनी में, ठीक है, अंडवाहिनी में। वृषण में क्या उत्पादित होते हैं? शुक्राणु। हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या है? मुकुलन। यह मादा युग्मक है, यह मादा युग्मक है, मादा युग्मक। नर और मादा का मिलना युग्मन निषेचन कहलाता है। एक अंडप्रजक जंतु अंडज होता है। एक अंडप्रजक जंतु, अच्छा मुर्गी, ओके, मुर्गी सॉरी। यहाँ पे शुक्राणु, अंडाणु, अच्छा एक मादा युग्मक है अंडाणु, इसका आंसर है अंडाणु, ठीक है। तो ये आपके इसमें एक इसी के साथ ही चैप्टर यहाँ पर खत्म। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें दिया है, मधुमक्खियों के एक छत्ते में रुचिकर संगठन होता है, कई हजार मक्खियां उसमें होती है, उसकी एक कॉलोनी बनती है। इसमें केवल एक मधुमक्खी अंडे देती है, ये मधुमक्खी रानी मक्खी कहलाती है। अन्य सभी मादा मक्खियां जो होती है, मादा कर्मी मक्खियां होती है, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? छत्ता बनाने का होता है और नन्हों की देखभाल करने का होता है। रानी मक्खी को पर्याप्त भोजन देना, स्वस्थ रखना, जिससे वह अंडे दे सके। एक रानी मक्खी हजारों अंडे देती है, निषेचित अंडे से मादा बनती है, जबकि अनिषेचित अंडे से नर बनते हैं। ये चीज बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। एक रानी मक्खी हजारों अंडे देती है, निषेचित अंडों से मादा बनती है, जबकि अनिषेचित अंडों से नर बनते हैं, जो ड्रोन यानी पुंग मक्खियां, यानी शायद मेरे ख्याल से मेल मक्खियां कहलाती है। इन कर्मी मक्खियों का काम होता है वह अंडों के उष्मन हेतु छत्ते का ताप जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखे। ये बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने ये था। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।